बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर तैनात किया गया तो उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि शायद हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सारे मामलात तय पाए हैं और अब तो काजी के बाद जो अदलिया है वो मजीद भी जो हुकूमत है उसकी लौंडी बन के काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक से बढ़कर एक सरप्राइज दे रहे हैं। आज एक और बड़ा सरप्राइज दिया गया है काजी फाइज ईसा को, और ये एक बड़ा आम पैगाम है हुकूमत के लिए भी, ताकतवर हलकों के लिए भी, चूंकि एक एक बाकियात जिनका ताल्लुक काजी फाइज ईसा से है उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाक किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। बहुत आम डेवलपमेंट है, बहुत आम पैगाम है, ये आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा जो अब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो चुके हैं, वो अब पाकिस्तान के अंदर उनका क्याम किस तनाज़र में होगा, या वो बैरून मुल्क रहेंगे। स्पेन के अंदर उनको सफीर तैनात करने की एक खबर है, ये खबर बड़ी आम है, इसमें भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ से इमरान खान और ताकतवर हलकों के माबैन इस वक्त जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, उसका भी जवाब आया, वो आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान एक अजीब दौराए पर खड़ा है। हमें बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। वो अपना 8 फरवरी 2024 को जो है वो बाकायदा फैसला सुना चुकी है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी वो एंटी इमरान खान होने की बिना पर दूसरी तरफ खड़े हैं। अब इन दोनों चीजों के अंदर जो असल में 13वें खिलाड़ी हैं वो नून लीग पीपल्स पार्टी हैं, जरदारी या नवाज शरीफ। खास तौर पर नवाज शरीफ जो कभी एक गीत गाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर वो शेर व शायरी करता है, अभी अमेरिका के अंदर जाके भी वो कह रहा है कि मैं बड़ा दुखी हूं। भाई आपने जब से बूटों पे जबान रखी है, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो पे आप आए हैं। बेटी को आपने वजीर आला बनवा लिया, भाई को आपने वजीर आजम बनवा लिया, आप इलेक्शन हार गए, लेकिन फॉर्म 47 पे आप आए। आपको तो शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन शर्म आने के बजाय अब भी तुम बड़े दुखी हो। यानी अब आगे आपका टारगेट है कि बेटी को किस तरह वजीर आजम की कुर्सी तक ले जाए। उसी तरह जरदारी चाहता है उसका बेटा वजीर आजम बने और अगली नस्लों जो है वो पाकिस्तान पर काबज हो जाए। तो अभी भी ये इतने अदाकार हैं, फनकार हैं, ये उसके जोर दिखाते हैं कि बड़े दुखी हैं जी, बड़ी ज्यादती हो गई है। शर्म का मकाम है आपके लिए भाई। आपने जो है वो थूका हुआ चाटा है, आपने बूटों पे जबान रखी है और उसके जरिए जो है वो आपको औकात दिखाई गई है। आप बताते थे कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, आप एस्टैब्लिशमेंट और फौजी क़यादत पर तनकीद करते थे और उन्होंने आपको औकात दिखाई है पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने कि तुम की असलियत ये है। जैसे काजी फाइज ईसा जो है उसने फैजाबाद धरने का एक केस दिया, फैसला दिया, और उस पर सारे लोग जनाब बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। और बिल आखिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो कमजोरियां हाथ में जब होती है तो ऐसे होता है। काजी साहब को पूरी आवाम के सामने जिस तरह नंगा किया कि ये है औकात इसकी, ये है असल। अब इमरान खान की कोई इस तरह की कमजोरी नहीं थी और यही वजह है पिछले 2-2.5 साल से उल्टे लटक गए सारे, और सारे यानी पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिला के भी, इंतजामी मशीनरी को साथ मिला के, और काम नहीं बना, चुके अवाम दूसरी तरफ खड़ी है। अब मामला ये है जो बड़ा एक संगीन है, यानी उसके अंदर एक ही मामला हल हो सकता है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट कहती है अब अंसार अब्बासी, पहले इमरान खान इनकार करते हैं, 2-4 मरतबा जब बयानात आते हैं तो फिर अंसार अब्बासी जैसे लोगों के जरिए खबर दी जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट भाई किसी से बातचीत नहीं करेगी। वो भाई इमरान खान ही बातचीत नहीं कर रहा है इस मामले के अंदर, और कोई इस चीज के अंदर जो है कंप्रोमाइज डील की पोजीशन के अंदर ही वो नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी भी नहीं चाहिए। बेशक जैसे भी हैं, मैं समझता हूं बेशक कठपुतली हैं, लेकिन सियासी जमातों के ही मामलात होने चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट को इस मामले से बाहर निकालने के लिए जो इस एजेंडे पे आए कि भाई फौज या इदारों का काम, जो जिस काम के उनको पैसे दिए जाते हैं, तनख्वाह दी जाती है, सिर्फ वो काम करवाना है, इस पे अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हों तो यही असल में कामयाबी होगी।
اچھا اب پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان ہے، اس کا ایک سٹانس ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ڈیل نہیں کرتا، وہ اپنے کیسز فائٹ کر رہا ہے، اور کیسز بھی بوگس اور فضول ہیں، کیس کوئی نہیں ہے، بس کوئی نہ کوئی کیس ڈال کے اندر رکھنے کی ایک پالیسی ہے اور پوری قوم کو نظر آ رہی ہے۔ اسی کو 8 فروری 2024 کو قوم نے ریجیکٹ کیا ہے، تو اب عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی پچھلے 75 سالوں سے پاکستان پر انگریزوں کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ قابض ہوئی ہے، اور وہ اب تو اتنی کاروباری معاملات پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ سلطنت تو تباہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ تباہ کرنا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے پاکستانی قوم کو ابھی بڑی جد و جہد درکار ہوگی۔ تو آئین اور قانون کے مطابق اچھا پھر بیان وہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سیاسی کسی بھی طرح کے سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے یہ تو کٹ پتلی ہیں، چابی والے کھلونے ہیں جو اس وقت ناچتے اور ہانکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے ساری چابیاں کس کے پاس ہیں، چابی لگاتا کون ہے، یہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں۔ تو نہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس پوری صورتحال کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں تھوڑا بہت، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اٹھا رہے ہیں اس سارے معاملے کا۔ تو اب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان پورے ملک کو ہو رہا ہے۔ معیشت چل نہیں رہی۔ آرمی چیف صاحب نے 1 سال پہلے دعویٰ کیا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جعلی قسم کی خبریں ٹیلی ویژن چینلز پر چلائی جاتی ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو گئی، ادھر سے سٹاک ایکسچینج چڑھ گیا۔ اور بھائی کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ یہاں پی آئی اے کی بولی لگی ہے، اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بولی آخر میں باقیوں کو نکال کے اس سے لگوائی ہے، اور ابھی جو ہے میں اصل میں اتنی خبریں ہیں، اب 1.8 ارب روپے یہ صرف وزیر اعظم اور صدر صاحب کے جہاز کی تزئین و آرائش اور جو لگنے ہیں، خرچہ ہونا ہے، اس کے لیے منظوری دی ہے باقاعدہ وزارت خزانہ نے، اور پی آئی اے پوری کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ 10 ارب کی وہ بولی دی ہے، اور 85 ارب ہونا چاہیے۔ اب کسی طرح اس کو تھوڑا سا اوپر لے جا کے تو معاملات طے کر دیا جائے۔ اچھا یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوتی تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ و برباد ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی ادارے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو عمران خان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم اداروں کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور جو ادارہ زرداریوں اور شریفوں کی طرفداری کرے گا ہم اس ادارے سے ہمارا وہ رشتہ نہیں رہے گا۔ تو یہ اس طرح کی ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس کے اندر ایک ہی جو ہے نا جنگ ایک نے جیتنی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ عمران خان کو بڑے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں، چونکہ سلطنت بچانی ہے۔ عمران خان نے بھی سلطنت بچانی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی جو عوام ہے وہ اگر لاکھوں کی تعداد میں نہیں نکلتی، یاد رکھیں، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر نہیں نکلتی کہ بالآخر پاکستان کے اداروں کو آئین اور پاکستان کی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے، ایک یہ راستہ ہے، ورنہ عمران خان اور تحریک انصاف کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ عوام اگر نہیں نکلتی تو پھر جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، چونکہ ریاست جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر پچھلے 75 سالوں سے حکمرانی وہ کر رہی ہے، تو وہ بھی سلطنت نہیں چھوڑ رہی۔ تو اس کے اندر عام آدمی جو ہے اس پورے معاملے کے اندر پس کے رہ گیا۔ نقصان ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، چونکہ مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ اچھا یہ ایک تو یعنی مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے، انصار عباسی جو ہے انہوں نے پیغام دیا ہے، تو وہ عموماً انہی کا بیانیہ پھیلاتے ہیں۔ اچھا ایک خبر بڑی حیران کن دی ہے، اور وہ خبر ہے بنیادی طور پر جو عمران خان یعنی قاضی فائد عیسیٰ کے اسپین کے اندر جو ہے وہ سفیر کی حیثیت سے، اور خبر ڈاکٹر شہباز گل نے دی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ حکومت میں رہے ہیں تو ان کے سورسز بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑا عام دعویٰ ہے، میں اس پہ چاہتا ہوں آپ کو ضرور سنواؤں۔ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہزاروں اسپینش لوگ جو ہیں سڑکوں پر آئے، تو وہ ایسی خبر دینی ہے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا، بریک کر دیں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے وہ خبر چینج ہو جائے، لیکن اس وقت تک اس کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسپین کے اندر غالباً پاکستان کا امبیسڈر لگانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ غالباً میں محتاط رہنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، جو میرا سورس ہے وہ بہت ہی تگڑا ہے، بہت ہی تگڑی جگہ کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ قاضی صاحب کو پاکستان میں رکھا نہیں جا سکتا۔
एक्सटेंशन आर्मी चीफ जो है वो देना नहीं चाहते थे, वो मैं आपको 5 महीने से बता रहा था। तो पाकिस्तान के बाहर उन्हें को ओहदा देना है। उनकी वाइफ जो है, उनका ताल्लुक स्पेन से है, स्पेन का मौसम भी बड़ा अच्छा है, और इसलिए काजी साहब शायद जो है वहां पर स्पेन में पाकिस्तानी एम्बेसडर बनाकर भेजे जाने का ये फैसला हुआ है। अब आपको पता है कि हो सकता है काजी साहब ना माने, वो इससे बड़ी कोई चीज मांगे, हो सकता है लगाने वाले फिर डंडी मार जाए काजी साहब के साथ, हो सकता है कोई और अवामल हो जिसकी वजह से, या हो सकता है स्पेनिश गवर्नमेंट ही हाथ जोड़ दे कि भाई इसको ना भेजो, हमारे पास तो इतना बड़ा डायस्पोरा है पहले ही पाकिस्तानी जो सड़कों पे निकला हुआ है। हाल ही में आपने देखा कि कैसे हजारों स्पेनिश लोग जो हैं वो सड़कों पर आए, तो वो कहें कि जनाब इसको ना भेजें, हमारी माफी है, तो ये फैसला ना हो। लेकिन अभी की मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, कि काजी साहब को स्पेन में पाकिस्तानी एम्बेसडर लगाने का सोचा जा रहा है। इसके साथ साथ पंजाब असेंबली के अंदर काजी साहब के लिए एक करारदाद लाने का भी फैसला किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शाबाश बनती है, उन्होंने इसकी मौसर मनसूबाबंदी की और ये बताया कि वो भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे असेंबली के अंदर और बाहर, जिसके अच्छा, ये चूंकि उन्होंने बहुत आम सिर्फ वैसे बात नहीं की बल्कि अपने सोर्स के हवाले से उन्होंने दावा किया है, तो ये बड़ी एक आम जो है वो खबर है। अगर सोच विचार भी हो रही है ऐसे बंदे के बारे में, तो ये यानी आप अंदाजा करें, एक ऐसा ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करने वाला, नाइंसाफी करने वाला, एक गुंडे और बदमाश के रूप में पाकिस्तान की अदलिया की कुर्सी को दागदार करने वाला शख्स अगर वो इस तरह होता है किसी सफारती महाज पे, तो फिर तो लोग सफारत खाने शायद जाने ही छोड़ दें कि ये बंदा अगर वहां पे आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो जैसे याहिया अफरीदी ने हुकूमत को मुश्किल में डाला हुआ है। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ खबरें मुसलसल ये आ रही हैं, अब एक से बढ़ के एक। जस्टिस मंसूर अली शाह उनको स्टेयरिंग पे बिठाया है, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लेकर आए हैं, फिर हमने देखा कि एक और आर्बिट्रेशन जो काउंसिल है उसका चेयरमैन जस्टिस मंसूर अली शाह को लगाया गया। अब 6 जजेस का जो खत लिखने वाले हैं उनसे मुलाकात की खबर भी आ गई, और अब जो है वो सेक्रेटरी वो फारग हो गया उनका, सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने नया सेक्रेटरी लगा दिया और वो फारग कर दिया काजी साहब वाला। फिर रजिस्ट्रार जो है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो चंद रिसर्चर थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवान जो जजेस थे, तो रिसर्चर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, तो काजी साहब ने आए, उन्होंने अपने ले आए और इनको भेज दिया। अब वो दोबारा यानी एक एक काजी का किया हुई बाकियात जो है जो फैसले हैं बाकियात को निकालने पे काम हो रहा है, चूंकि काजी ने यानी जजेस ये समझते हैं। अब इसका दूसरा माना ये होगा कि जस्टिस मंसूर याहिया अफरीदी भी ये समझते हैं कि काजी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दागदार किया है, गदला किया है, गंद डाला है, तो अब उसकी वो सफाई कर रहे हैं। तो चीज जैसे याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के, आपको इल्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिसर्चर हैं वो निकाल दिए थे, काजी ने बदला लिया था वो जब इख्तलाफ हुए थे। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर सीनियर सिविल जज जफर इकबाल समेत उन तीनों सिविल जजेस को डेप्यूटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है, जिन्हें साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद हसन ने डेप्यूटेशन मुकम्मल होने पर वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तो अब ये तीनों जज, ये मिस्टर जफर इकबाल सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन सियालकोट, मिस्टर हसन रजा सिविल जज क्लास 1 रावलपिंडी, मिस्टर वकास अली मजहर सिविल जज क्लास 1 कलर सैदा, ये तीनों जो जजेस हैं ये भी ले लिए हैं। तो काजी की मुसलसल आत्मा रोली जा रही है, उसको ये पैगाम दिया जा रहा है कि तू निकला है, तो अब तेरे गंद का हम सफाया कर रहे हैं, तेरे फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत घबराई हुई है और हुकूमत अब अपने इकदाम कर रही है, और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा जो टकराव है वो मजीद अदलिया के महाज और हुकूमत आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार भी वापस आ चुके हैं और केसेस की समाअत शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।